तो यारों, बरूटो का 31वां चैप्टर फाइनली आ चुका है एंड या आई एम प्रिटी मच वेरी लेट। ठीक है, मैं काफ़ी देर से इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए अपन चैप्टर को तो यहाँ डिस्कस करेंगे, बट इसके बाद जो आगामी 32वां चैप्टर है उसके ऊपर भी हल्की फुल्की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बी श्योर वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। अगर अभी तक आपने चैप्टर 31 का रिव्यू नहीं देखा तब तो यार ये देख ही लो, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो मैं बताता हूँ क्या चक्कर हो रहे हैं। ठीक है, देखा जाए जो चैप्टर जो 31 है वो बवाल था, पूरी तरीके से बवाल। क्योंकि शिगामारू वॉर के माहौल में बड़ी बड़ी स्पीचेस दे रहा है। सारदा की मांगे की शरिंगान यूज करने की वजह से ब्लाइंडनेस वाली जो वीकनेस है वो अवेकन हो चुकी है। डेमियन फाइनली फाइट में उतर चुका है। चैप्टर 31 वो मोमेंट बन चुका है जहां 8th होकागे के एल लग चुके हैं पूरे तरीके से। जो मामोशी है वो 30 नहीं 50 नहीं 100 नहीं पूरे के पूरे 200 क्लोन लेकर आया है, विलेज पे अटैक कर चुका है। वहीं पर अपनी जो एडा है इस पूरे के पूरे असैसिनेशन अटेम्प्ट की जो मेन एक्चुअल टारगेट है उसे बताया जा रहा है कि अब वही बेट है। फाइनली उसके ऊपर बाजी लगने वाली है खतरनाक। तो शुरू करते हैं जरा इस चैप्टर को। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पहला चैप्टर खत्म हुआ था, मतलब ऑब्वियसली वहीं से होगी ना। मिमोशी ऊपर से काबू को देख रहा होता है और उसे मारने की कसम खाता है। इससे काशिनकोजी इनोजिन को बोलता है कि काबू को मरने के लिए छोड़ दो, ठीक है, और तुम अपनी बॉडी में वापस आ जाओ। इनोजिन कहता है मैं ये नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि काबू एक नॉर्मल सिविलियन है, उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। जब ये दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं तभी मिमोशी आगे झपट कर काबू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इनोजिन प्योर इंस्टेंट से उस अटैक को अवॉइड कर देता है। वहीं इनोजिन को ये भी मालूम पड़ता है कि एक ऐसी बॉडी पर कंट्रोल कर लेना जिसने ज़रा सी भी निंजा ट्रेनिंग नहीं ली है, उसमें जो मोमेंट है वो कितनी ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। इनोजिन काशिनकोजी से कहता है कि मैं काबू को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। देखो, अगर मैंने इसे ऐसे ही मरने दिया तो मेरे शिनोबी होने का क्या मतलब है? शिनोबी होने का मतलब ही तो है ना आम लोगों की रक्षा करना। वहाँ अपनी क्यूट एडा बेचैन है, उसके शिमिगान के बिना वो देख ही नहीं सकती कि क्या चल रहा है। डेमन उसे कहता है कि अपना डोजुत्सु यूज़ कर लो। तब एडा को वो मोमेंट याद आता है जब पहली बार मिमोशी ने उस पर स्पाई किया था। उसे वो फीलिंग याद आती है कि जब मिमोशी उसकी आंखों में देख रहा था तो वो एक चीज़ समझ चुकी थी कि वो इस तरीके से इंटेल गैदर करता है, यानी कि उसे डर है कि अगर वो अपनी एबिलिटीज़ का फिर से यूज़ करे तो मिमोशी उसकी लोकेशन देख लेगा। ये मिमोशी की दूसरी असली पावर है, एडा ये बोलती है। वो डेमन से कहती है कि ये समझ लेना कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही उसकी एकमात्र एबिलिटी है, तो ऐसा नहीं है, ये एक बेवकूफ़ी होगी। बेसिकली मिमोशी का रियल गोल तो यही है कि इतना ज़्यादा विध्वंस केओस मचाओ कि जो एडा है वो अपनी शिमिगन पावर को यूज़ करने के लिए मजबूर हो जाए और यहाँ पर मिमोशी उसे ढूंढ ले। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि जो एडा है वो क्यूट ही नहीं बल्कि बहुत चंट भी है, और एक शिनोबी ना होने के बावजूद भी काफ़ी स्मार्ट तेज लड़की है। अब सारदा की बात करते हैं, जो मिमोशी के क्लोन्स को देख सकती है और उनके बिहेवियर को समझ सकती है। 100 और डेल्टा जो मिमोशी क्लोन्स देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं, जैसे कोई नशे में बड़बड़ाते हैं ना, ठीक वैसा लग रहा है। और इस सीन में अगर आगे अपन जाएं तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बन जाती है, क्योंकि जो मिमोशी के क्लोन्स है वो आपस में ही लड़ने लगते हैं शराबियों की तरह। पहला क्लोन जो है वो वेट करने की बात करता है कि अपन वेट करते हैं, एडा खुद ब खुद शिमिगॉन का यूज़ करके बाहर निकल जाएगी। दूसरा क्लोन कहता है कि नहीं भाई नहीं, हम वेट वूट नहीं करने वाले, पता नहीं कब तक वो आएगी। वहीं पर पहला क्लोन उस दूसरे क्लोन के मुंह में एक जड़ देता है, वहीं तीसरा क्लोन पहले वाले को पीछे से सर पे मारता है। इनकी अलग ही दिक्कतें चल रही है। फिर पहला वाला जो क्लोन है वो अचानक से फायर रिलीज जुत्सु का यूज़ करता है, बिना देखे कि आसपास वो खुद भी जल रहा है और आसपास के जो सिविलियंस हैं वो भी जल रहे हैं यहाँ पर। तो कोनोहा में इस तरीके से तबाही मची हुई है। इधर इंटेरोगेशन रूम में शिगामारू के सामने साई आ जाता है और वो डिमांड करता है कि उसका लौंडा कहाँ है। शिगामारू बेटे कहाँ रख दिया तूने मेरे बच्चे को, मुझे बता, अभी की अभी बता। और ये भी पूछता है कि एक और चीज़ बताना साथ में कि ये वाली जो इंटेल है
कि सिंजू एडा के पीछे पड़ा हुआ है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? मतलब मैं ऑन वो ब्लैक ऑप्स का लीडर हूँ, मुझे इस इंटेल का नहीं पता, तुमको पता कहाँ से लग रही है चचा ये सब? साय इवन वॉयलेंस की धमकी भी देता है कि या तो भाई मुझे बता ये सब चीज़ें चल क्या रही है, या फिर देख भाई एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा मैं। शिकामारू थोड़ी देर वेट करता है, फिर माहौल को समझते हुए कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम अपने बेटे के लिए परेशान हो, चिंता में हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हो, लेकिन देखो अभी अभी हमें विलेज को बचाना है, हमारे लिए विलेज पहले है। हम पेरेंट की तरह नहीं सोच सकते, हमें एक शिनोबी की तरह सोचना पड़ेगा। यहाँ हमें वो कॉन्फ्लिक्ट दिखता है जो हर एक होकागे को फेस करना पड़ता है, फैमिली और विलेज में से किसी एक चीज़ को चुनने का, ठीक है। और एक और मोमेंट की याद भी आती है, अगर आपको पता हो, देखो नरूटो ने बोरूटो से भी कहा था कि एज एन होकागे उसके लिए पहले विलेज है, उसके बाद परिवार है, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये बात तुम खुद समझोगे। ये बातें सब साय को याद आती है, वो अपनी आंखें बंद करता है और सैंड विलेज से लेकर के अब तक के सभी उसके मिशंस को याद करता है, और फाइनली साय कहता है कि बताओ अब मुझे क्या करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंट था जहाँ पर साय अपना पेरेंट वाला अपनी पेरेंट वाली टेंशन को छोड़कर विलेज पर फोकस करता है। ये लेसन शारदा भी बहुत ज़्यादा जल्दी सीखने वाली है। खैर, वहीं अगर हम मोमोशी को देखें तो उसका मोमोशी का क्लोन एक और मोमोशी के क्लोन पर अटैक करने लगा है, और बाकी सभी जो सिविलियंस है वो महज कोलेट्रल डैमेज में ही निपटे जा रहे हैं। लेकिन अचानक शारदा अपने मांगेक्यो शारिंगान को अवेकन कर लेती है। उसके ओहिरोम जुत्सु के ब्लैक स्पेयर्स उसके चारों तरफ उड़ रहे होते हैं और सीन में वो फ्लाई करती है, हेल अनलीश कर देती है वो। सेकंडों के अंदर अंदर हजारों मोमोशी के जो हैं सेकंड्स के अंदर अंदर हजारों मोमोशी के क्लोन्स हवा में सेकंड के अंदर अंदर काफी सारे मोमोशी के क्लोन्स हवा में उड़ जाते हैं। पीछे से जो और क्लोन्स अटैक करते हैं तो शारदा बस उनकी तरफ मुड़ कर देखती हैं और वो सब भी हवा में। तो बिना देखे वो बस देख कर ही हर एक मोमोशी क्लोन्स को अपने ग्रेविटी स्पेयर में खींचना शुरू कर देती है। 3 तो इंस्टेंटली मर जाते हैं और जो बाकी है वो स्पेयर्स में स्टक हो जाते हैं। डेल्टा भी इंप्रेस हो जाती है। तभी हमें वो वीकनेस शो होती है जो मांगा में कंफर्म नहीं की गई है, पर शारदा के मांगेक्यो डेटाबेस एंट्री में रिवील होती है। साथ ही में ये वाली जो पावर है ना, ये ओत्सुकी लेवल की फ्लाइट स्पीड देती है शारदा को, ग्रेविटी कंट्रोल करना, साथ ही में पोर्टल को 8 फीट तक यहाँ पर एक्सपेंड करना, और साथ ही में ये सब स्पेयर डेटोनेट करने से पहले करना। इतनी खतरनाक एबिलिटी शारदा के पास आ जाती है, लेकिन वो केवल उन्हीं चीज़ों की ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है जिन्हें वो देख पाती है। डेल्टा पे आते हैं तो डेल्टा अब यहाँ पर मोमोशी के क्लोन्स का पीछा करती है। एक को वो किक करती है और एक को वो अपने डेवास्टेटिंग आई बीम्स जुत्सु से सेलुलर लेवल पर ही यहाँ डिस्ट्रॉय कर देती है। हाँ, ये वाली जो टेक्निक है ये डेल्टा की काफ़ी ज़्यादा चक्रों को खा जाती है। फिर हवा में उड़कर वो बाकी 2 क्लोन्स के सर पर वार करती है और गुड मेजरमेंट के लिए वो अपनी बॉडी के अंदर निंजा टेक को स्पाइक्स में एक्सटेंड कर देती है। इधर जब शारदा एक ही ब्लास्ट में मोमोशी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करती है, हम पहला साइन देखते हैं कि शारदा की आईसाइट जलना शुरू हो जाती है। उसने मांगेक्यो का यूज कुछ ज्यादा ही कर लिया था। अगर तुम पैनल लाइन पर ध्यान दो तो ऊपर वाले पैनल में जहां शारदा की आंखों में चक्रा बिल्ड हो रहा है और खून टपक रहा है, उस आंख में ट्रायंगल पूरी तरीके से सॉलिड ब्लैक है, लेकिन ठीक अगले पैनल में जहां खून पूरी तरीके से बहने लगता है, उस ओहिरम यूजिंग आंख के ट्रायंगल अब उतने थिक नहीं रह जाते। इकिमोटो चाहते हैं कि तुम ये नोटिस करो, इसीलिए उस पैनल पर लेंस से जूम किया गया है ताकि तुम्हारा ध्यान वहां जाए। वो तुम्हें पहले से दिखा रहे हैं क्या हो रहा है रिवील आने से पहले। नारुतो मांगा फैंस के लिए एक नोड है। जब मांगेक्यो शारिंगान अपनी रोशनी खोना शुरू करती है तो आंखें लिटरली लाइटर शेड हो जाती है। जानबूझकर उस तरह की इंक की गई है जब तक ये पेनफुल्ली ऑब्वियस नहीं हो जाता, जैसे नारुतो वॉल्यूम 43 में जब इटाची ने सास्के के खिलाफ सुसानो यूज किया था मातरासु के बाद, उस पॉइंट पर इटाची की आंखें कंप्लीटली वाइट आउट हो गई थी। तो इकिमोटो इसे और
थिक करते हैं शारदा को अपना सर पकड़े हुए दिखाकर, और जैसे वो ग्राउंड की तरफ उतरती है हम देखते हैं कि उसकी आंखों से रोशनी चली गई है। शारिंगान अब एक्टिव नहीं है, फिर भी उसके हाल खराब है। ये एंटिसिपेशन पैनल का बहुत अच्छा यूज़ है तुम्हारी आंखों को सबकॉन्शियसली गाइड करने के लिए पेज टर्न करने से पहले। और जब तुम पेज टर्न करते हो डैम अगले ही पेज में तो शारदा के पर्सपेक्टिव से हमें सब कुछ दिखाया जाता है। डेल्टा कंप्लीटली ब्लर हो चुकी है, उसके फीचर्स के आउटलाइंस नज़र आ रहे हैं लेकिन वो उतने डिफाइन नहीं है। ये जो मोमेंट है ये एक बहुत ब्यूटीफुल कॉल बैक है सास्के के साथ, जो किलर बी की फाइट के बाद इंसिडेंट हुआ था उसका, जब सास्के को भी विजन इश्यू हुए थे। नारुतो चैप्टर 415 मैं वो अपने सामने रखा वाटर ग्लास तक ठीक से नहीं देख पा रहा था। सास्के ने किलर बी से पहले और ड्यूरिंग वॉल्यूम 44 एंड 45 में स्पैन मांगे कि सिर्फ 4 बार यूज़ किया था, बस 4 बार, लेकिन वो काफ़ी था उसके विजन को खोने के लिए। और अब उसकी बेटी शारदा ने ओहिरम जुत्सु सिर्फ कुछ ही फाइट्स में यूज़ किया है, लेकिन हर एक फाइट में मल्टीपल ओकेजन पे, और इस बार एक साथ कई दुश्मनों के खिलाफ। और अब वो उस ब्लाइंड क्लब में ज्वाइन हो चुकी है जो माद्रा ने 100 से ज़्यादा साल पहले टाइमलाइन में फाउंड किया था। लेकिन माद्रा के विपरीत शारदा के पास कोई सिबलिंग नहीं है जिसकी आंखें वो ले सके। ऊपर होकागे की रूफटॉप पर मोमोशी काबू को इधर उधर उछाल रहा है। काशिन कोजी पहले उसे रीज़न से समझाने की कोशिश करता है और फिर मैटर को अपने हाथों में ले लेता है। वो फोर्सफुल इनोजिन का माइंड ट्रांसफर जुत्सु तोड़ देता है। जब इनोजिन उस पर भड़कता है तो काशिन कोजी उसे कट ऑफ कर देता है और कहता है रीस्टार्ट करो अपना माइंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन जुत्सु, सबको लिंक करो, क्योंकि काशिन कोजी कोजी इनोजिन के फ्रेंड्स के बारे में वरीड है। लेकिन जैसे ही इनोजिन ऐसा करता है तो इमीडिएटली शिकामारू को अलर्ट करता है, रूफटॉप पर जाओ, काबू को बचाओ, मोमोशी उसे मारने वाला है। लेकिन जो अंदर वाले बंदे हैं, यानी ऑब्वियसली शिकामारू के साथ वाले और शिकामारू, वो कुछ मोमेंट लेट पहुंचते हैं। मोमोशी ने काबू पर अपनी नज़र जमा ली थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ और एस्केलेट हो पाता, बरूटो होकागे टावर की तरफ फ्लाई करता हुआ आता है। उसका कर्मा सील एक्टिवेट हो जाता है और एक ही स्विंग में वो सारे मोमोशी क्लोन्स के सर काट देता है। वो काबूटो की तरफ मुड़ता है और कर्मा को यूज़ करके उसकी बॉडी पर लगी हुई फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे जिंदा जलने से बचा लेता है। हालांकि काबू जो 1 सेकंड पहले मरने वाला था इमीडिएटली पूरे पॉलिटिकल मोड में वापस आ जाता है। मतलब वो कहते हैं ना भाई, फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे, समझ रहे हो। खैर वो डिमांड करता है जानना कि यहाँ हो क्या रहा है, और अब उसे बताया जा रहा है कि वही संजू है जिसके बारे में वार्निंग दी गई थी कि ये तुम्हें मारने आए थे। काबू शिकामारू से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपना काम करने दूंगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुई है और तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतोगे। तब बरूटो अपना ध्यान काशिन कोजी की तरफ मोड़ता है और एक बहुत ही लोडेड सवाल पूछता है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि काबू को मैं बचाने आऊँगा, या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? काशिन कोजी का जवाब वेग है, डार्क है। ये एक ऐसा आउटकम था जो मैंने देखा था, लेकिन आइडियल आउटकम ये है कि काबू को मरना चाहिए था, और मेरी राय अभी भी नहीं बदली। ये बरूटो और काशिन कोजी के रिलेशनशिप के नीचे डाला गया डायनामिक्स का एक और लेयर है। कोजी का जवाब दोनों तरफ से इंटरप्रेट किया जा सकता है और ये हमें काशिन कोजी की कॉन्सिक्वेंसलिस्ट सोच भी दिखाता है। वहीं बरूटो की आंखों में जो ग्लेयर है ये साफ है, बरूटो को कोजी पर घंटा भी विश्वास नहीं है। इनोजिन सबको इन्फॉर्म करता है कि विलेज के अंदर 200 से ज्यादा मोमोशी क्लोन्स है। शिकामारू रिवील करता है कि चीजें हाथ से निकल चुकी है। फाइनली एक मात्र ऑप्शन अब बचता है इनके पास, एडा को बैट के रूप में यूज करो मोमोशी को खींचने के लिए। और ये सुनते ही एडा भड़क जाती है कि कम ऑन, मैंने इसके लिए वॉलंटियर नहीं किया था। वो वैसे भी फाइटिंग से नफरत करती है जैसा बरूटो पार्ट 1 में बताया गया था, लेकिन शिकामारू कहता है यही उनका एक मात्र रियल ऑप्शन अब बच गया है। और ये सुनते ही डेमन सीधा बैठ जाता है और उसके चेहरे पर विक्ड स्माइल आ जाती है, क्योंकि पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में उसे फुल आउट लड़ने का मौका, और वो अपनी बहन के
ऑब्जेक्शन के बावजूद लाउड एंड क्लियर वो बात कह देता है जो वो हमेशा से सोचता था, यही प्लान पहले से होना चाहिए था। एक पिंट साइज डीमन ब्लड लस्ट अनलीश करने के लिए रेडी है, और भले ही वो अकेला 200 के खिलाफ जाने के लिए काफ़ी क्रेजी है, जो लाइकली वही है जैसा एडा और हिवारी उस ओरिजिनल टाइमलाइन में मारे गए थे, जिसे सब रोकने की कोशिश कर रहे हैं। डेमन इस बार अकेला नहीं लड़ेगा, उसे मोमोशी के क्लोन्स शेयर करने होंगे टीम 7 के साथ, बरूटो, हिवारी, कावाकी, डेल्टा और टीम 10 के साथ। तो चैप्टर यहीं एंड हो जाता है एंड डैम दिस चैप्टर वाज इंटरेस्टिंग। खैर अगला जो चैप्टर है वो मार्च 20 को आने वाला है, मतलब 20 तारीख को तो आते हैं ना ये। देखते हैं तब तक मैं और कितने चैप्टर कवर कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो 31वां चैप्टर है, ये तो मैं पहले अपलोड कर दूंगा क्योंकि व्यूज़ ऑब्वियसली व्यूज़। बाकी मैं पहले चैप्टर से बरूटो ब्लू वॉर्टेक्स के सारे चैप्टर मतलब धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ, पहला दूसरा, और 31 तक आते आते मतलब मेरे को शायद जब महीने 2-3 महीने तो आराम से लगेंगे, 3 या 4 महीने मैक्स रखो ही तुम, मतलब आराम से जून तक शायद मैं पूरे चैप्टर इनके 31 कवर कर लूँ और तब तक 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा भी आ जाए। और साथ में मैं सोच रहा हूँ कि वन पीस के न्यू चैप्टर्स भी कवर करूँ, अगर आप चाहते हैं तो यार कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली बताओ, तो उनके ऊपर भी अपन बात करेंगे। सोच रहा हूँ मांगा कि न्यू चैप्टर्स इस चैनल पर कवर किए जाए। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बैठे बाय।